मैं हूँ जितेंद्र। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा जेल ब्रेक है जिसमें 4 कैदियों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार जेल से भागने की कोशिश की। आखिरी कोशिश में 6 महीनों से ज्यादा का समय लगा। सब कुछ हो रहा था जेल अथॉरिटी के सामने। जाने अनजाने में ही सही वे हर चीज की मदद कर रहे थे उनकी। फिर आई वह सुबह जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। चारों कैदी सेल से गायब थे। ये था बुड़ैल जेल। चंडीगढ़ स्थित बुड़ैल जेल चों 4 कैदी सनसनीखेज तरीके नाल रंग पुट के फरार हो गए और चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल से 3 खतरनाक आतंकवादी फरार हो गए। संतारा को चंडीगढ़ जिला अदालत द्वारा बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में एक ਦੀ बुड़ैल जेल ਵਿੱਚ 3 ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਲੋੜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। की बुड़ैल जेल के पास चंडीगढ़ की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली बुड़ैल जेल से 4 कैदी फरार हो चुके थे। ये समय था आज से 22 वर्ष पहले साल 2004 का। यह है इंडिया का पंजाब राज्य। इसकी राजधानी चंडीगढ़ में है बुड़ैल जेल। इस जेल को एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में एक सिक्योर जेल माना जाता था। चारों ओर ऊंची दीवारें, गार्ड, सर्च लाइट और फिक्स रूल्स। इसी जेल के बैरक नंबर 7 में 4 कैदी बंद थे। ये हैं जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह ब्यौरा, जगतार सिंह तारा और देवी सिंह। इन चारों में से 3 हवारा, ब्यौरा और तारा कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे। वे साल 1995 के बाद से लगातार जेल में थे और पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में गिल्टी ठहराए जा चुके थे। चौथा कैदी देवी सिंह एक अलग हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। अलग अलग मामलों के बावजूद इन चारों को एक ही बैरक में रखा गया है। इन तीनों का बैकग्राउंड पंजाब की उस दौर से जुड़ी थी जब राज्य उग्रवाद की आग में झुलस रहा था। 1980 के दशक के बाद से पंजाब में हालात बेहद नाजुक हो चुके थे। हर तरफ भय का माहौल था। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उग्रवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाए। उग्रवाद का मतलब कोई व्यक्ति या ग्रुप कानून और शांति के रास्ते की बजाय हथियार, हमले या जबरदस्ती का सहारा ले तो उसे उग्रवाद कहा जाता है। इसमें कई एक्सट्रीमिस्ट मारे गए, कई अरेस्ट हुए और कई देश छोड़कर भाग गए। लेकिन इन एक्शन के साथ साथ पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ और आम लोगों पर अत्याचार के आरोप भी लगने लगे। साल 1992 में बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाई। कुछ लोगों की नजरों में वे व्यवस्था और शांति की वापसी का चेहरा थे तो कुछ के लिए वे दमन और अन्याय का प्रतीक बन गए। यही नाराजगी और विरोध धीरे धीरे हिंसा की साजिश में बदल गया। 31 अगस्त साल 1995 को चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर एक भयानक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जैसे अपना काम निपटाकर बाहर निकल रहे थे, दिलावर सिंह बब्बर नाम का एक व्यक्ति जो कभी पंजाब पुलिस का कांस्टेबल रह चुका था उनके पास पहुंचा। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। कुछ ही पलों में जोरदार ब्लास्ट हुआ। मुख्यमंत्री के साथ साथ 17 अन्य लोगों की जान चली गई जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल तथा स्टाफ भी शामिल थे। इस हमले के बाद जांच एजेंसियां एक्टिव हो गईं, क्लू जोड़े गए, नेटवर्क खंगाले गए और दिल्ली व पंजाब में रेड हुई। करीब 1 दर्जन लोग इस साजिश में एक्यूज बनाए गए। जांच के बाद इन 3 कैदियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें इस जेल में भेज दिया गया। जब इन तीनों को जेल में लाया गया तब शुरुआत में अथॉरिटी ने सतर्कता दिखाई, लेकिन समय बीतने के साथ वह विजिलेंस धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। इन्हें बैरक नंबर 7 में रखा गया जहां पहले से देवी सिंह बंद था। किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसे आदमियों को एक साथ रखना कितना जोखिम भरा हो सकता है। जेल का जीवन धीरे धीरे चलने लगा। डेली रूटीन एक जैसी होती थी। सुबह की गिनती, काम, भोजन, शाम और काउंटिंग, फिर एक लंबी रात। महीनों के बाद महीने सालों में बदलने लगते हैं। इन हालात में आदमियों के दिमाग में सोचने के लिए बहुत समय होता है। बैरक नंबर 7 में भी यही हो रहा था। पहले बातचीत नॉर्मल थी, बीते जीवन की बातें, परिवार की यादें, कोर्ट के ट्रायल। धीरे धीरे डिस्कशन गहरी होने लगी। सजा, सिस्टम और भविष्य पर सवाल उठने लगे। यहीं से जगतार सिंह हवारा के मन में एक विचार ने फिर से सिर उठाया। क्या इस जेल से निकलने का कोई रास्ता है? हवारा इससे पहले भी जेल से भागने की कोशिश का हिस्सा रह चुका था। साल 1998 में पहली बड़ी कोशिश हुई थी। उस समय प्लान बेहद एग्रेसिव थी। RDX और PETN जैसे हाई एक्सप्लोसिव के थ्रू जेल की दीवार तोड़ने का प्लान बनाया गया था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल
ऑपरेशन से जुड़े सतनाम सिंह ने मिठाई के डिब्बे में विस्फोट जेल के भीतर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की फोन टैपिंग ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सतनाम सिंह हिरासत में आ गए और प्लान फेल हो गया। इसके बावजूद प्रिजन अथॉरिटी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कैदियों को न तो अलग किया गया, न ही निगरानी बढ़ाई। यही चूक साल 2002 में दूसरी कोशिश का कारण बनी। इस बार सुरंग खोदने की योजना बनाई गई, लेकिन यह भी पकड़ में आ गई। 2 बार जेल से भागने की कोशिश पकड़े जाने के बावजूद बैरक नंबर 7 की स्थिति नहीं बदली। ये चारों अब भी एक साथ थे। साल 2003 के आसपास जगतार सिंह हवारा ने एक बार फिर योजना की बात उठाई। इस बार उसकी सोच पहले से कहीं अधिक नम और पेशेंटली थी। उसने साफ कहा कि अगर भागना है तो यह आखिरी बार होगा। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई धमाका नहीं, कोई बाहरी हलचल नहीं। चारों ने मिलकर तय किया कि जेल के भीतर से सुरंग बनाई जाएगी, लेकिन इतनी सावधानी से कि किसी को शक तक न हो। इस प्लान में देवी सिंह का रोल भी इम्पोर्टेंट था। वह ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा था, लेकिन जेल से बाहर निकलने की चाह उतनी ही गहरी थी। सबसे बड़ी समस्या थी औजार। जेल के भीतर नुकीले या धारदार टूल्स मिलना नामुमकिन था। यहीं पर इन कैदियों ने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने सोचा अगर वे अपनी मांगों को आंदोलन का रूप दें तो अथॉरिटी दबाव में आ सकता है। बैरक नंबर 7 में भूख हड़ताल शुरू हुई। मांगे दिखने में नॉर्मल थी। जेल के भीतर एक्सरसाइज के लिए जिम का सामान और धार्मिक पहचान के लिए पगड़ी पहनने की परमिशन। ये मांगे किसी को भी सस्पिशियस नहीं लगी। भूख हड़ताल लंबी खिंचती गई। अल्टीमेटली हालात को शांत करने के लिए जेल अथॉरिटी ने उनकी मांगे मान ली। जिम का सामान बैरक में पहुंचा। वेट लिफ्टिंग की लोहे की रॉड अब उनके पास थी। इस रॉड से खुदाई की जा सकती है। पगड़ी का कपड़ा भी मिल गया, जिसे खोलकर लंबी चादर बनाया जा सकता था और इसका इस्तेमाल मिट्टी छिपाने के लिए भी किया जाना था। इसके बाद खुदाई का काम बेहद धीमे और सावधानी से शुरू हुआ। रात के समय जब सर्विलेंस ढीला होता, कभी लोहे की रॉड से तो कभी खाने के बर्तन से जमीन खोदी जाती। आवाज बाहर न आए इसके लिए कभी नल खोल दिया जाता, कभी बैरक में लगे टीवी की आवाज बढ़ा दी जाती। सबसे बड़ी चुनौती थी खुदाई से निकली मिट्टी को ठिकाने लगाना। इसे बाहर ले जाना जोखिम भरा था, इसलिए बैरक के भीतर रखे अलमारी का इस्तेमाल किया गया। अलमारी के पीछे पगड़ी के कपड़े से एक पर्दा बना दिया गया। मिट्टी को कपड़े में भरकर वहीं छुपा दिया जाता। जब मिट्टी ज्यादा हो जाती तो उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में जेल के नाले में बहा दिया जाता। इसी दौरान नारायण सिंह चौरा का नाम सामने आता है। वह कैदियों से मिलने आता था, खाने पीने का सामान लाता, पगड़ी का कपड़ा भी लाता था। धीरे धीरे उसे प्लान की जानकारी दी गई। उसके साथ बातचीत बढ़ी और प्लान के एक्सटर्नल एक्सपर्ट पर भी चर्चा होने लगी। लगभग 6 महीनों तक खुदाई बिना किसी रुकावट के चलती रही। न कोई जांच हुई, न कोई शक। जनवरी साल 2004 तक सुरंग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। यह करीब 14 फुट गहरी, 2.5 फीट चौड़ी और लगभग 101 फीट लंबी थी। यह सुरंग सीधे जेल के बाहर एक खेत में जाती थी। अब प्लान अपने अंतिम स्टेज में है। बैरक नंबर 7 के भीतर चारों व्यक्ति नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कई महीनों से जिस रात का इंतजार था वह सामने खड़ी थी। उस दिन जेल की डेली रूटीन हमेशा की तरह चली। सुबह की गिनती हुई, खाना बांटा गया, कैदियों को बाहर निकलने की परमिशन मिली। शाम होते होते माहौल बदलने लगा। शाम की गिनती के बाद बैरक के दरवाजे बंद कर दिए गए। जेल में रात का सन्नाटा धीरे धीरे फैलने लगा। गार्ड अपने फिक्स प्लेस पर तैनात थे, कुछ लोग पेट्रोलिंग पर थे। भागने का समय तय किया गया था। रात का वह समय जब न पूरी तरह अंधेरा हो न उजाला। यह था रात के 3 से 4 बजे का समय आने पर बैरक 7 के भीतर हलचल शुरू हुई। कुछ समय बाद नारायण सिंह ने ट्रांसफार्मर पर लोहे की चेन फेंककर शॉर्ट सर्किट करवा दिया। यह वही शख्स था जो जेल में मिलने आया करता था। ऐसा करने से बिजली कट हो गई और जेल के भीतर अंधेरा छा गया। यह कोई इत्तेफाक था या प्लानिंग किसी को नहीं पता, क्योंकि जेल के भीतर बैकअप पावर सप्लाई के लिए जनरेटर रखा था, वह भी उस दिन खराब था। सर्च लाइट बंद थी, चारों तरफ अंधेरा छा गया था। जगतार सिंह हवारा सबसे पहले झुका और बिना कोई शब्द कहे वह सुरंग में उतर गया। सुरंग के अंदर अंधेरा था, सिर्फ हाथों से महसूस करके आगे बढ़ा जा सकता है। हवारा धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे
सीक्वेंस से परमजीत बिहवरा, फिर जगतार सिंह तारा और आखिर में देवी सिंह उतरे। कुछ मिनट रेंगने के बाद आखिरकार सुरंग का अंतिम हिस्सा सामने आया। हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंधेरे में बाहर का दृश्य अभी भी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना साफ था वे जेल की सीमा के बाहर पहुंच चुके हैं। एक एक करके बाकी तीनों भी बाहर आ गए। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए ये चारों जेल से फरार हो गए। बाहर निकलकर ये लोग उस गाड़ी में बैठे जिसका इंतजाम इन लोगों ने पहले ही कर रखा था और फिर फरार हो गए। अगली सुबह जब जेल में हलचल हुई तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास बन चुका है। सुबह की गिनती के समय जब बैरक नंबर 7 का दरवाजा खोला गया तो अंदर सन्नाटा था। चारों गायब थे। पहले तो गार्ड ने सोचा कि शायद कैदी टॉयलेट में होंगे, लेकिन जब पूरा बैरक छान मारा गया तब सच्चाई सामने आने लगी। पीछे जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनटों में अफरा दफरी मच गई, सायरनें बजने लगी। प्रिजन अथॉरिटी के ऑफिसर्स दौड़ते हुए पहुंचे। अब ये साफ हो चुका था कि चारों कैदी जेल से फरार हो चुके हैं। उस समय तक वे चारों जेल से काफी दूर निकल चुके थे। बुड़ैल जेल, जिसे एक सुरक्षित जेल माना जाता था, अब देश के सबसे बड़े जेल ब्रेक इंसिडेंट में से एक का सेंटर बन चुकी थी। 22 जनवरी की सुबह जेल के लिए सामान्य नहीं थी। यह वह सुबह थी जब जेल की दीवारों के भीतर वर्षों से चला आ रहा कंप्लेसेंसी अचानक चकनाचूर हो गया। गेट बंद कर दिए गए। गार्ड्स ने पूछताछ शुरू की। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ये कैसे हो गया। कुछ ही घंटों के भीतर मामला चंडीगढ़ पुलिस के हाथों में चला गया। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, बल्कि एक हाई प्रोफाइल साजिश से जुड़े लोगों का फरार हो जाना था। सबसे पहले जेल पैरामीटर की बारीकी से जांच की गई। बैरक नंबर 7 से शुरू होकर सुरंग के पूरे रास्ते को देखा गया। सुरंग की लंबाई, चौड़ाई और दिशा देखकर ऑफिसर्स हैरान थे। सवाल ये था कि इतने लंबे समय तक किसी को भनक कैसे नहीं लगी। लेकिन शुरुआती इंक्वायरी में कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला। सबने यही कहा कि उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। इसके बाद जांच का दूसरा दायरा शुरू हुआ। जेल के बाहर से मदद भागे चारों लोगों का प्रीवियस रिकॉर्ड देखा गया। उनके मिलने वालों की लिस्ट खंगाली गई। तभी एक नाम बार बार सामने आया, नारायण सिंह चौरा। वह ऐसा व्यक्ति था जो रेगुलरली उनसे मिलने आता था, खासकर बैरक नंबर 7 में बंद तीनों से। धीरे धीरे जांच इस निष्कर्ष की ओर बढ़ने लगी कि जेल ब्रेक के पीछे सिर्फ 4 कैदी नहीं थे, बल्कि बाहर से भी एक नेटवर्क काम कर रहा था। 29 जनवरी को नारायण सिंह चौरा को कस्टडी में लिया गया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दिया। पुलिस का दावा था कि नारायण सिंह ने न केवल कैदियों को सामान प्रोवाइड कराया, बल्कि जेल की बिजली कटौती में भी भूमिका निभाई। इंक्वायरी के दौरान नारायण सिंह से कई सवाल किए गए। क्या उसने ट्रांसफार्मर पर चैन फेंकी थी? क्या उसने बाहर गाड़ी की व्यवस्था करवाई थी? क्या उसने कैदियों को भागने का समय संकेत दिया था? हालांकि नारायण सिंह ने कई आरोपों से इनकार किया, लेकिन पुलिस के लिए ये साफ था कि उसकी भूमिका सस्पेक्ट थी। इधर चारों फरार कैदी अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुके थे। जगतार सिंह हवारा जेल से भागने के बाद पंजाब में ही एक्टिव रहा। उसने दोबारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल के नेटवर्क से कांटेक्ट किया। उसका काम सीधे सीधे घटनाओं को अंजाम देना नहीं था, बल्कि रणनीति बनाना था, कनेक्शन स्टेबलाइज करना था और प्लान को डायरेक्शन देना था। वह जगह बदलता रहा, मोबाइल फोन का इस्तेमाल लिमिटेड करता और भरोसेमंद लोगों के जरिए ही कांटेक्ट करता। फिर वक्त आया 22 मई साल 2005। आज दिल्ली के सत्या मल्टीप्लेक्स और रोहतक के लिबर्टी सिनेमा में हुए बम धमाके ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को एक बड़ा सुराग दिया। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। फिल्म जो बोले सो निहाल को निशाना बनाया गया था। जांच में सामने आया कि ये हमला फिल्म में दिखाए गए पुलिस किरदार के अगेंस्ट किया गया था। फोन इंटरसेप्शन और तकनीकी जांच के जरिए धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कॉल डिटेल से पता चला कि इंस्ट्रक्शन देश से बाहर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रणनीति बनाने में जगतार सिंह हवारा का रोल था। पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। अगले 15 दिन में कई गिरफ्तारियां हुई। हर अरेस्ट के साथ हवारा का सर्कल और छोटा होता गया। आखिरकार 7 जुलाई को जगतार सिंह हवारा
कस्टडी में आ गया। उसकी गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता थी। दूसरी ओर परमजीत सिंह बेहोरा भी लंबे समय तक बच नहीं पाया। 23 मई साल 2006 को वह अपने कुछ साथियों के साथ एक चोरी की सेंट्रो कार में जीटी करनाल रोड से गुजर रहा था। पुलिस को पहले से सूचना थी, घेराबंदी की गई, मुठभेड़ हुई, कुछ गोलियां चली। आखिरकार परमजीत सिंह बेहोरा और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। उसकी कार से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। 4 किलो RDX, रिमोट कंट्रोल वायरलेस सेट, टाइमर, पिस्तौल और कारतूस। अब तक 4 में से 2 कैदी पकड़े जा चुके थे, लेकिन 2 लोग अभी भी पहुंच से दूर थे। दरअसल जगतार सिंह तारा और देवी सिंह जेल ब्रेक के बाद नेपाल चले गए, फिर वहां के रास्ते पहुंच गए थे पाकिस्तान। वहां दोनों कुछ समय तक साथ रहे। कहा जाता है कि जगतार सिंह तारा ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। तारा पाकिस्तान से देश आयरलैंड चला गया। वहां उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक सामान्य सिटीजन की तरह रहना शुरू किया। सालों तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजरों से दूर रहा। नाम बदले, जगह बदली, लेकिन उसकी पहचान छिपी न रह सकी। करीब 11 साल बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को खुफिया जानकारी मिली कि वह थाईलैंड में मौजूद है। थाईलैंड गवर्नमेंट के सहयोग से 7 जनवरी साल 2015 को उसे अरेस्ट कर लिया गया। यह गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई। पूछताछ के दौरान जब देवी सिंह के बारे में सवाल किए गए तो पता चला वह कुछ समय पाकिस्तान में रहने के बाद वहीं बस गया था। उसने डेयरिंग फार्मिंग शुरू की थी और लोकल जीवन में घुल मिल गया था। आज भी देवी सिंह पकड़ से बाहर है। जेल ब्रेक मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 23 लोगों को आरोपी बनाया। इसमें 4 फरार कैदी, नारायण सिंह चौरा, 5 जेल ऑफिसर्स और कुछ अन्य लोग शामिल थे। पुलिस का दावा था कि यह एक संगठित साजिश थी जिसमें जेल के भीतर और बाहर दोनों लेवल पर हेल्प मिली। अगस्त 2015 में जब कोर्ट का फैसला आया तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस साजिश को सॉलिड एविडेंस के साथ प्रूफ नहीं कर पाई। फोन कॉल से ये साबित नहीं हो पाया कि वे जेल ब्रेक से जुड़ी थी। बिजली काटे जाने का आरोप भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हो पाया। गाड़ियों की व्यवस्था किसने की यह भी साफ नहीं हो सका और यह फैसला अपने आप में एक सवाल छोड़ गया। बुड़ैल जेल ब्रेक सिर्फ 4 कैदियों की भागने की कहानी नहीं थी। यह थी एक सिस्टम की कहानी जहां वार्निंग अनसुलझी रही, जहां लापरवाही ने रास्ता बनाया और जहां एक सुरंग सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि व्यवस्था की नींव में भी खोदी गई।